कुछ यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं होते, कुछ को जीवन बचाने, शरीर की सुरक्षा करने या पहनने वाले की अनुशासन और शक्ति दिखाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध यूनिफॉर्म दिखाई गई हैं। नंबर 15, नासा का पहनने योग्य अंतरिक्ष यान। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर जाता है तो सिर्फ स्पेस सूट ही उसे घातक अंतरिक्ष से बचाता है। बाहर कोई हवा नहीं है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडक होती है और छोटे छोटे मलबे बहुत तेजी से उड़ते रहते हैं। नासा का स्पेस सूट साधारण कपड़ा नहीं बल्कि पहनने योग्य छोटा अंतरिक्ष यान है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक के लिए इस्तेमाल होने वाला सूट एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट EMU कहलाता है। पूरा होने पर पृथ्वी पर इसका वजन 113 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी में वजन महसूस नहीं होता, फिर भी इसे हिलाना मुश्किल रहता है। ये मोटा और सख्त होता है, अंदर प्रेशर होता है। साधारण टूल पकड़ना भी स्पेस में कई घंटे काम करने पर थका देता है। सूट पहनने से पहले अंतरिक्ष यात्री कूलिंग गारमेंट पहनते हैं, जिसमें ठंडे पानी की ट्यूब्स होती हैं जो शरीर को ज्यादा गर्म होने से रोकती हैं। इसके बाद पैंट, बूट्स, सख्त चेस्ट पीस, स्लीव्स, ग्लव्स, हेलमेट और लाइफ सपोर्ट बैकपैक आते हैं। बैकपैक ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। ये शरीर को ठंडा रखता है, ये बिजली देता है और संचार में मदद करता है। अंतरिक्ष यात्री के सूट में दबाव जरूरी है, लेकिन ज्यादा दबाव से सूट सख्त होकर हिलना डुलना और उंगलियां मोड़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल चीजों में से एक है दस्ताने बनाना। इन्हें हाथों को बेहद तापमान और मलबे से बचाना होता है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यात्री को औजारों और अंतरिक्ष यान के छोटे हिस्सों को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। इसी वजह से हर अंतरिक्ष यात्री के हाथ के हिसाब से दस्ताने को सावधानी से बनाया जाता है। ढीले दस्तानों से पकड़ना मुश्किल, टाइट दस्तानों से हाथ थकते और दर्द होता है। स्पेस सूट में खराबी बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर इसमें बड़ा छेद या प्रेशर कम हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री को तुरंत एयरलॉक लौटना पड़ता है। इसमें इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम है जो सिर्फ अस्थायी बैकअप के लिए है। 16 जुलाई 2013 को इतालवी अंतरिक्ष यात्री लूका परमिजियानो के हेलमेट में पानी का रिसाव हुआ था। स्पेस वॉक के दौरान पानी इतना बढ़ गया कि लूका परमिजियानो को देखना, सुनना और बोलना मुश्किल हो गया। माइक्रोग्रेविटी के कारण पानी उनके चेहरे पर चिपक गया, बजाय इसके कि वह नीचे गिरता। स्पेस वॉक को तुरंत रोक दिया गया और वह सुरक्षित रूप से एयरलॉक में लौट आए। नासा ने इसे स्पेस वॉकिंग के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना। कुछ मौजूदा EMU भी पुराने माने जाते हैं क्योंकि इनका मुख्य डिजाइन स्पेस शटल के समय का है। कई हिस्सों की बार बार मरम्मत की जाती है और उन्हें नवीनीकृत किया जाता है। इसीलिए नासा और एक्सियम स्पेस एक नया सूट बना रहे हैं जिसे आर्टेमिस चंद्र अभियानों के लिए AXMU कहा जाता है। इसे आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है, अलग अलग शरीरों के लिए उपयुक्त है और चांद की कठिन परिस्थितियों में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल से पहले और टेस्टिंग जरूरी है। पृथ्वी पर यूनिफॉर्म कपड़े हैं, पर अंतरिक्ष में स्पेस सूट ही हवा, सुरक्षा और कूलिंग सिस्टम है, और यही एकमात्र तरीका है जिससे अंतरिक्ष यात्री जीवित रह सकता है। नंबर 14, ब्रिटेन के ऊंची बियरस्किन टोपी वाले गार्ड। बकिंघम पैलेस के बाहर उन सैनिकों को पहचानना आसान है जो लाल यूनिफॉर्म और बड़ी काली टोपी पहने होते हैं। इसे बियर स्किन कैप कहा जाता है। ब्रिटिश सेना अब भी असली काले भालू की खाल का इस्तेमाल करती है, भले ही कई समूह इसे सिंथेटिक सामग्री से बदलने की मांग कर रहे हैं। यह ब्रिटिश फुट गार्ड्स की यूनिफॉर्म का हिस्सा बना हुआ है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद ग्रेनेडियर गार्ड्स ने ये स्टाइल फ्रेंच इंपीरियल गार्ड से लिया और बाद में अन्य फुट गार्ड्स ने भी इसका इस्तेमाल किया। ये लगभग 18 इंच ऊंचा हो सकता है। इसे पहनना भारी और गर्म भी होता है, खासकर गर्मियों में। इसमें गोली से कोई सुरक्षा नहीं होती और इसे असली लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य परंपरा और पहचान है। यह सैनिकों की कतार को और भी लंबा और डरावना दिखाता है, लेकिन वे इसे पहनने वाले अभिनेता नहीं हैं। वे ब्रिटिश आर्मी के असली सैनिक हैं। इसमें ग्रेनेडियर गार्ड्स, कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स, स्कॉट्स गार्ड्स, आयरिश गार्ड्स और वेल्श गार्ड्स शामिल हैं। उन्हें इन्फेंट्री सैनिकों की ट्रेनिंग मिली है और वे महल की सुरक्षा के साथ सैन्य अभियानों में भी तैनात हो सकते हैं। गार्ड ड्यूटी पर रहते समय
उन्हें हमेशा सतर्क और अनुशासित रहना पड़ता है। उन्हें बिना वजह हंसना, बातें करना या परेशान करने वाले पर्यटकों पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए। लेकिन यह गलत है कि उन्हें हिलना डुलना मना है। वे मार्च कर सकते हैं, चेतावनी के लिए चिल्ला सकते हैं और जब कोई खतरा हो या कोई उनके कर्तव्य में बाधा डाले तो कार्रवाई कर सकते हैं। उन्हें लंबे समय तक खड़े रहना, भारी वर्दी पहनना, मौसम की मार और भीड़ का ध्यान सहना पड़ता है। इसलिए वो बड़ी काली टोपी सिर्फ सजावट नहीं है, ये 200 से भी ज्यादा साल पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है। ये सैनिकों के अनुशासन का प्रतीक है जो समारोह या ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 13, सीक्रेट सर्विस का छुपा सुरक्षा सूट। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को सार्वजनिक कार्यक्रम में देखने पर अक्सर उनके चारों ओर डार्क सूट पहने लोग होते हैं। वे बिजनेसमैन या आम सरकारी अधिकारी जैसे दिखते हैं, लेकिन वे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के स्पेशल एजेंट होते हैं। उनका सूट सिर्फ औपचारिक दिखने के लिए नहीं होता, इससे उनके सुरक्षा उपकरणों को छुपाना होता है, जबकि उन्हें दौड़ने, लड़ने और उस व्यक्ति की रक्षा करने की अनुमति भी देता है जिसकी वे सुरक्षा कर रहे हैं। सीक्रेट सर्विस का एक मुख्य काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार, पूर्व राष्ट्रपतियों और आने वाले विदेशी नेताओं की सुरक्षा करना है। वे उन बड़े आयोजनों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं जो हमले का निशाना बन सकते हैं। जब सुरक्षा ड्यूटी होती है तो एजेंट्स को ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। उन्हें राष्ट्रपति के पास रहना चाहिए, पर कार्यक्रम या लोगों की गतिविधियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसलिए वे आमतौर पर डार्क सूट, सफेद शर्ट, सिंपल टाई और पॉलिश जूते पहनते हैं। ये पेशेवर दिखता है और व्हाइट हाउस, सरकारी इमारतों, होटलों, हवाई अड्डों और राजनयिक बैठकों जैसी जगहों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसकी बनावट आम बिजनेस सूट से अलग होती है। जैकेट में बॉडी आर्मर, कम्युनिकेशन उपकरण और अन्य सामान के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। नीचे कुछ छिपा है, ये स्पष्ट ना दिखे, लेकिन इमरजेंसी में आसानी से खुल सके, ये जरूरी है। कंधे बाजू का हिस्सा थोड़ा ढीला रहता है। ये जरूरी है क्योंकि एजेंट को कभी हाथ उठाने, जिस व्यक्ति की वो सुरक्षा कर रहा है, उसे खींचने या अपने शरीर से ढकने की जरूरत पड़ सकती है। उसके पैरों को आराम से हिलाने के लिए कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, जैसे पैंट्स। उसे तेज दौड़ने, झुकने, कूदने या कुश्ती करने में सक्षम होना चाहिए, बिना कपड़े फटे। जूते भी बहुत जरूरी हैं। ये आम ड्रेस शूज जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें आरामदायक और फर्श पर पकड़ वाली होना चाहिए। एजेंट को चिकने संगमरमर, गीली सड़क, घास, सीढ़ियों या ढीली मिट्टी पर भी दौड़ना पड़ सकता है। सीक्रेट सर्विस एजेंट के कान में लगा छोटा ईयरपीस सुरक्षित संचार प्रणाली से जुड़ा होता है, जिसे सुरक्षा टीम इस्तेमाल करती है। इसके जरिए वे जल्दी से साझा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति कहां जा रहे हैं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है या अगर रास्ता बदलने की जरूरत है। सिर्फ राष्ट्रपति के पास खड़े एजेंट ही सुरक्षा नहीं देते, बल्कि दूसरी टीम पहले ही इलाके की जांच कर लेती है। वे एंट्रेंस, एग्जिट, छत, पास की इमारतें, संभावित निकासी मार्ग और वे जगहें देखते हैं जहां हमलावर छुप सकता है। वे स्थानीय पुलिस, आपातकालीन चिकित्सा टीमों, बम टेक्नीशियनों और अन्य सुरक्षा इकाइयों से भी संपर्क करते हैं। कुछ एजेंट भीड़ में होते हैं, कुछ वाहन की निगरानी करते हैं, कुछ आसपास का निरीक्षण करते हैं। अगर राष्ट्रपति को तुरंत हटाना हो तो वैकल्पिक रास्ता बनाया जाता है। इसका मतलब है जो एजेंट्स दिखते हैं वे सुरक्षा ऑपरेशन का छोटा हिस्सा हैं। सीक्रेट सर्विस की ट्रेनिंग बहुत कड़ी होती है। विशेष एजेंटों को आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण मिलती है। शारीरिक सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, ड्राइविंग, जांच और चिकित्सा सहायता। उन्हें तुरंत फैसला लेना पड़ता है, चाहे कितना भी हंगामा हो या खतरा स्पष्ट न हो। वे ड्रिल्स में बार बार अलग अलग हमले के परिदृश्यों का अभ्यास करते हैं। गोली चलने या अचानक किसी के झपट पड़ने पर हर एजेंट को तुरंत पता होना चाहिए कि क्या करना है। कोई हमलावर को रोकेगा, कोई राष्ट्रपति को ढकेगा, कोई उन्हें गाड़ी तक ले जाएगा या सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। वे सभी एक साथ एक ही काम नहीं कर सकते। हर किसी की एक निश्चित भूमिका होती है। सुरक्षा घेरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन एजेंट्स की व्यवस्था है जो जिस व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे हैं उसके चारों ओर रहते हैं। ये जगह लोगों की संख्या और इवेंट के अनुसार बदलती है। बड़ी भीड़ में फॉर्मेशन और सघन हो जाता है। नियंत्रित जगह पर फॉर्मेशन ढीला हो जाता है।
वे हमेशा लोगों के हाथों और भीड़ पर नजर रखते हैं। खुली खिड़कियों और जगह से हटी चीजों पर नजर रहती है। असली खतरे में मुख्य उद्देश्य लंबी लड़ाई नहीं होता। उनका पहला काम है जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जा रही है को तुरंत वहां से हटाना। एजेंट्स अपने शरीर से उसे ढक सकते हैं, उसे बख्तरबंद वाहन की ओर धकेलना और सुरक्षित जगह पर ले जाना। नंबर 12, पहनने योग्य गहरे समुद्र की पनडुब्बी। जितना गहरा गोता लगाया जाता है, पानी का दबाव उतना ही बढ़ जाता है। समुद्र के बहुत गहरे हिस्सों में दबाव सामान्य उपकरणों को कुचल सकता है। यह इंसान के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे फेफड़े, खून और नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं। यहाँ एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट ADS का इस्तेमाल होता है। ये बड़े मेटल रोबोट जैसा दिखता है, लेकिन इसमें इंसान होता है। ये शरीर जैसी छोटी पनडुब्बी है, सामान्य स्कूबा सूट नहीं। सामान्य डीप सी डाइविंग में डाइवर वही गैस सांस लेता है जो पानी के दबाव से मेल खाती है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, उसके शरीर पर दबाव बढ़ता जाता है। इसी वजह से वह तुरंत सतह पर नहीं आ सकता। उसे अलग अलग गहराई पर रुकना पड़ता है ताकि उसके खून और ऊतकों में घुली गैसें धीरे धीरे बाहर निकल सकें। इसे ही डीकम्प्रेशन स्टॉप्स कहा जाता है। अगर वह बहुत तेजी से ऊपर आता है तो उसे डीकम्प्रेशन सिकनेस यानी बेंड्स हो सकता है। ये गंभीर दर्द, लकवा, मस्तिष्क को नुकसान और मृत्यु का कारण बन सकता है। एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट अलग होता है। ये सूट अंदर का दबाव लगभग समुद्र सतह के सामान्य दबाव के बराबर बनाए रखता है। बाहर दबाव कितना भी हो, गोताखोर इसे सीधे महसूस नहीं करता क्योंकि उसका शरीर ज्यादा दबाव में नहीं आता। उसे पारंपरिक गहरे समुद्र के गोताखोरों की तरह लंबे डीकम्प्रेशन स्टॉप्स की जरूरत नहीं होती। कुछ मॉडलों में ADS लगभग 2000 फीट या 600 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने भी इस तरह की प्रणाली का इस्तेमाल किया ताकि ऑपरेटर इतनी गहराई पर काम कर सके जबकि वह एक वायुमंडलीय दबाव पर बना रहे। सूट जमीन पर बहुत भारी होता है। कुछ मॉडल सैकड़ों पाउंड तक के होते हैं जिन्हें आम इंसान न उठा सकता है न पहनकर चल सकता है। इसे जहाज से पानी में उतारने के लिए क्रेन या विशेष उपकरण चाहिए, लेकिन पानी में डूब जाने पर सूट को पानी की उछाल मदद करती है। इसका वजन ऐसा सेट होता है कि वह न तेजी से डूबे न ऊपर आए। इसका शरीर मजबूत धातु या मिश्रित सामग्री का होता है। छाती, सिर, बाजू और पैरों पर मोटे हिस्से होते हैं ताकि बाहर के बहुत ज्यादा दबाव को झेला जा सके। सामने छोटी छोटी देखने की खिड़कियां होते हैं ताकि गोताखोर देख सके। उसकी देखने की क्षमता खासकर अंधेरे या कीचड़ वाले पानी में सीमित होती है, इसलिए इसमें तेज लाइट्स और कभी-कभी कैमरे होते हैं जो वीडियो जहाज पर मौजूद सपोर्ट टीम को भेजते हैं। ADS का शरीर आम डाइविंग सूट की तरह लचीला नहीं होता। इसमें कंधे, कोहनी, कलाई, कमर और घुटनों पर मैकेनिकल जोड़ होते हैं। ये डाइवर को अपने हाथ और पैर हिलाने की अनुमति देता है बिना पानी का दबाव अंदर आए, लेकिन हरकतें धीमी और भारी होती हैं। वह स्कूबा डाइवर की तरह नहीं तैरता, बल्कि एक ऑपरेटर की तरह है जो अंदर से मशीन चला रहा है। कुछ मॉडल पानी में चलने के लिए थ्रस्टर का उपयोग करते हैं। दूसरे कामों में सूट सीधे निरीक्षण स्थल पर उतारा जाता है। बाहों के सिरों पर खास मैकेनिकल हाथ या औजार हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल केबल पकड़ने, वाल्व बंद करने, उपकरण जोड़ने, सैंपल लेने या मरम्मत करने के लिए किया जाता है। यह इंसान के हाथ जितना सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये उन कामों के लिए काफी है जो बहुत गहराई में होते हैं और आम गोताखोर के लिए खतरनाक होते हैं। ADS में खुद का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो हवा देता है और गोताखोर की छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है। यह तापमान और नमी नियंत्रित करता है ताकि बहुत ठंडा, गर्म या सांस में दिक्कत न हो। वह लगातार ऊपर सपोर्ट टीम से संपर्क में रहता है। टीम गहराई, हरकत, सूट की स्थिति, हवा की सप्लाई और अन्य जरूरी सिस्टम्स पर नजर रखती है। आमतौर पर यह केबल या टेथर के जरिए जहाज से भी जुड़ा होता है। इससे संचार, बिजली और सूट को नीचे उतारने या ऊपर लाने का तरीका मिल जाता है। एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट का उपयोग मिलिट्री डाइविंग, सबमरीन रेस्क्यू, ऑफशोर ऑयल गैस ऑपरेशंस, निरीक्षण और अंडर वाटर मरम्मत में होता है। जब किसी पनडुब्बी या पानी के नीचे की संरचना में कोई समस्या आती है तो यह बहुत जरूरी है कि इंसान वहां तक इस तरह पहुंचे कि उसे आसपास के दबाव में ना रहना पड़े। लेकिन ADS परफेक्ट नहीं है। यह बड़ा, महंगा
ले जाने में मुश्किल और सपोर्ट क्रू मांगता है। ऑपरेटर की हरकतें भी सीमित हैं। संयुक्त राज्य नौसेना के अनुसार पुराने एडीएस भारी और कम फुर्तीले थे, इसलिए वे अब ज्यादा सिस्टमैटिक और आसान नए सिस्टम बना रहे हैं। अगर जॉइंट पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन या टेथ खराब हो जाए तो गोताखोर बहुत गहरे पानी में फंस सकता है। इस्तेमाल से पहले हर सील, वॉल्व, जॉइंट, केबल और लाइफ सपोर्ट कंपोनेंट की पूरी जांच होती है। सूट के अंदर गोताखोर को बाहर का दबाव सीधे महसूस नहीं होता, लेकिन उसे पता है कि उसके और समुद्र के बीच सिर्फ कुछ इंच मजबूत सामग्री की परत ही है और उसके पार ऐसा समुद्र है जो इंसान के शरीर को कुचल सकता है। इसलिए यह कोई साधारण डाइविंग सूट नहीं है। यह एक एकल व्यक्ति प्रेशर वेसल है, एक छोटी सी पनडुब्बी जिसे शरीर पर पहना जाता है। नंबर 11, स्नाइपर को ओझल कर देने वाला घिली सूट। युद्ध में सबसे मोटा कवच हमेशा सबसे सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी अदृश्य सैनिक ज्यादा सुरक्षित रहता है। यही घिली सूट का उद्देश्य है। यह एक छलावरण वस्त्र है जिसका उपयोग स्नाइपर्स, टोही सैनिकों और अन्य सैन्य कर्मियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें निगरानी करते समय छुपा रहना पड़ता है। यह इंसान को सच में अदृश्य नहीं बनाता। सही तरीके से बनाने और इस्तेमाल करने पर इंसान को घास, पौधे या मिट्टी जैसा समझा जा सकता है। साधारण सैन्य छलावरण रंग और पैटर्न का इस्तेमाल करता है ताकि वो माहौल में घुल मिल जाए। घिली सूट इससे भी आगे जाता है। यह शरीर के असली आकार को बदल देता है। इंसानी आंखें आसानी से गोल सिर, सीधे कंधे, 2 बाजू और सममित शरीर को पहचान लेती हैं। कपड़ों का रंग और माहौल एक जैसा होने पर भी इंसान की आकृति दिखती है। इसीलिए घिल्ली सूट में उलझे हुए कपड़े की पट्टियां, जाली के रेशे और दूसरे सामान लगाए जाते हैं। यह सिर की आकृति को ढक देता है और कंधों की सीधी रेखा को तोड़ देता है। क्योंकि अब इंसान की आकृति साफ नहीं दिखती, इसलिए उसे देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ रेडीमेड घिल्ली सूट खरीदना काफी नहीं, मिशन की जगह के अनुसार उसे बदलना जरूरी है। सूखे घास के मैदान, घने जंगल, बर्फीले इलाके, कीचड़ वाले स्थान और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग सूट होते हैं। अक्सर बेस यूनिफॉर्म या हल्का कपड़ा पहना जाता है। इसमें नेटिंग, जूट, सिंथेटिक फाइबर, रस्सियां और अन्य छलावरण सामग्री लगाई जाती हैं। आग से बचाव करने वाली सामग्री भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि पुराने जूट या सूखे पौधे आसानी से जल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने भी ऐसे किट बनाए हैं जिन्हें जलवायु और मिशन के अनुसार घिली सूट बनाने, मरम्मत करने और बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब असली जगह पर पहुंचते हैं तो इसमें आसपास की प्राकृतिक वनस्पति जैसे घास, पत्ते, छोटी टहनियां और अन्य पौधे भी जोड़े जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ताजा पौधे उसी जगह से लिए जाएं। अगर सूट पर कोई अलग तरह या रंग का पौधा लगा हो तो स्नाइपर और भी ज्यादा नजर आएगा। बहुत ज्यादा ना लगाएं, वरना पत्ते टहनियां घनी होकर सूट भारी कर देंगी और हिलने डुलने में दिक्कत होगी। ये पौधों में भी फंस सकता है और आवाज कर सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। शरीर की रूपरेखा छुपनी चाहिए, पर रेंगने व उपकरण इस्तेमाल करने की क्षमता बनी रहे। समय के साथ लगी हुई वनस्पति भी बदलनी पड़ती है। ताजा पत्ते मुरझा जाते हैं और उनका रंग बदल जाता है। जब सूट की पत्तियां भूरी हों और घास हरी तो फर्क साफ दिखता है। राइफल व अन्य उपकरण भी छुपाने जरूरी हैं। अगर शरीर छुपा हो लेकिन राइफल की सीधी काली आकृति दिख जाए तो छुपने का कोई फायदा नहीं, इसलिए इसे भी छुपाने वाले कपड़े से ढका जाता है। लेकिन स्कोप, चलने वाले हिस्से या बैरल को नहीं ढकना चाहिए। चेहरा और हाथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। त्वचा का थोड़ा हिस्सा भी दिखे तो वह रोशनी परावर्तित कर सकता है। इसलिए स्नाइपर फेस पेंट, दस्ताने, नकाब या जाली का उपयोग करते हैं ताकि त्वचा की चमक कम हो सके। चाहे सूट परफेक्ट हो, पर पहनने वाले की हरकतें गलत हों तो फायदा नहीं। आंखें चलती चीजें स्थिर चीजों से जल्दी देख लेती हैं। स्नाइपर की हरकतें बहुत धीमी होती हैं। वह न अचानक खड़ा होता है, न तेजी से रेंगता। थोड़ा चलता है, रुकता है, देखता है, फिर बढ़ता है। स्टॉक ट्रेनिंग में स्नाइपर को ऑब्जर्वेशन एरिया के पास ऐसे पहुंचना होता है कि इंस्ट्रक्टर्स उसे ना देखें। इंस्ट्रक्टर्स उसे खोजने के लिए दूरबीन व अन्य ऑप्टिकल उपकरण उपयोग करते हैं। उन्हें पता है स्नाइपर आ रहा है, लेकिन सही कैमोफ्लाज
और मूवमेंट से देखना फिर भी मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी सेना सिखाती है कि स्नाइपर को अपने आसपास की वनस्पति, छाया, आड़ और धीमी गति का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो नजर ना आए। वो ऐसे ही खुले इलाके से नहीं गुजरता। वो अपने सूट से मेल खाने वाला बैकग्राउंड चुनता है। वो पहाड़ी की चोटी पर अपनी आकृति उभरने से बचता है। चमकीले आसमान के सामने शरीर की आकृति दिखती है, इसलिए वो घास व टहनियों की हरकत से भी बचता है। जब कोई पौधा बिना हवा के भी हिलता है तो पर्यवेक्षक उसे आसानी से देख सकता है, इसलिए वह अपने शरीर को बहुत सावधानी से हिलाता है ताकि आसपास कुछ न हिले। यहाँ तक कि रोशनी पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्कोप, दूरबीन, घड़ी, त्वचा या धातु के उपकरण चमक सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चमक भी उसकी स्थिति को उजागर कर सकती है। उसे आवाज पर भी नियंत्रण रखना होता है। कपड़े की सरसराहट, उपकरणों की टकराहट, टहनी तोड़ना या तेज सांस लेना, ये सब शांत माहौल में सुने जा सकते हैं। गीली सूट पहनना शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ये बहुत गर्म होता है क्योंकि इसमें मोटे और कई तरह के सामान जुड़े होते हैं। इसमें कीचड़, पानी, धूल और कीड़े भी घुस सकते हैं। कभी कभी स्नाइपर को कई घंटों तक एक ही जगह पर रहना पड़ता है। अगर उसके पैर सुन्न हों तो वो खड़ा नहीं हो सकता और चेहरे पर कीड़ा रेंगने पर जल्दी खुजा भी नहीं सकता। छोटी सी हरकत भी उसे ढूंढ रहे लोगों को दिख सकती है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना सिर्फ छिपे रहने का काम नहीं है। उसे भी निगरानी करनी होती है, जानकारी इकट्ठा करनी होती है, दुश्मन की लोकेशन का पता लगाना होता है और जो कुछ भी वो देखता है उसे अपनी यूनिट को रिपोर्ट करना होता है। कुछ मिशनों में जो जानकारी वो हासिल करता है वो राइफल चलाने से भी ज्यादा अहम होती है। इसी वजह से धैर्य, याददाश्त, संवाद और सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। घिल्ली सूट सिर्फ एक उपकरण है। ये अपने आप किसी इंसान को नहीं छुपाता। अगर रंग, हरकत, पृष्ठभूमि, रोशनी या स्थिति गलत हो तब भी उसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन जब सही सूट, सही इलाका और जबरदस्त अनुशासन एक साथ मिलते हैं तो कोई इंसान स्नाइपर की सीधी दिशा में देखकर भी ये नहीं पहचान सकता कि वहां कोई है। पूरी सूची में कुछ यूनिफॉर्म ऐसी हैं जो अधिकार दिखाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आग, विस्फोट, अंतरिक्ष और गहरे समुद्र से सुरक्षा देती हैं। लेकिन घिली सूट सबसे अलग है। यह पहनने वाले व्यक्ति को ताकतवर नहीं दिखाता। इसकी असली ताकत है पहनने वाले की आकृति को मिटा देना। उसकी हरकतें छुपाकर उसे वहीं का हिस्सा बना देते हैं। सही तरीके से करने पर कोई सैनिक नजर नहीं आता। सिर्फ घास, सिर्फ मिट्टी और आसपास का बस एक शांत हिस्सा, और दुश्मन को पता भी नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। नंबर 10, बम तकनीशियन की आखिरी रक्षा। जब कोई बम मिलता है तो सब दूर चले जाते हैं, लेकिन बम तकनीशियन को ही पास जाना पड़ता है। वो ईओडी सूट पहनता है जिसका वजन 80 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। ये मजबूत सामग्री से बना होता है। उसके पास एक हेलमेट होता है जो छर्रों, आग और विस्फोट के दबाव से चोट कम करता है, लेकिन पूरी सुरक्षा नहीं देता। ये विस्फोट के दौरान उड़ने वाले कुछ धातु के टुकड़ों को रोक या कमजोर कर सकता है। लेकिन अगर बम ठीक टेक्नीशियन के पैरों के पास फट जाए तो सूट शायद ब्लास्ट की ताकत को झेल नहीं पाएगा। भारी, गर्म और सीमित दृश्यता के कारण हर कदम धीमे और सावधानी से उठाते हैं। संभव हो तो पहले रोबोट्स और उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार इंसान को ही बम के पास जाकर उसकी जांच या उसे निष्क्रिय करना पड़ता है। इसलिए ईओडी सूट सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये उस व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा है जो खतरे के करीब जाता है, जबकि बाकी दूर रहते हैं। नंबर 9, स्विस गार्ड्स की रंगीन पुनर्जागरण वर्दी वेटिकन के प्रसिद्ध प्रतीकों में है, जिसमें नीला, लाल और पीला रंग होता है। इसमें फूली आस्तीन, धारीदार पतलून, सफेद कोट, रंगीन बेरेट, दस्ताने, बेल्ट और औपचारिक तलवार शामिल हैं। हर वर्दी टेलर मेड होती है ताकि पहनने वाले को सही फिट मिले। ये वर्दी भले ही पुनर्जागरण काल की लगे, लेकिन ये कोई साधारण पोशाक नहीं है। इसकी आधुनिक डिजाइन 20वीं सदी की शुरुआत में तय की गई थी। ये वर्दी पुराने यूरोपीय सैन्य कपड़ों पर आधारित है, लेकिन स्विस गार्ड अभिनेता नहीं है। वे प्रशिक्षित स्विस सैनिक हैं जो पोप, उनके निवास और वेटिकन के महत्वपूर्ण हिस्सों की सुरक्षा करते हैं। समारोह के लिए पहनी जाने वाली वर्दी मोटी और ज्यादा व्यावहारिक नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट है। यह 1506 में शुरू हुई परंपरा को दर्शाती है,
और उनके कर्तव्य को दिखाती है कि वे कैथोलिक चर्च के प्रमुख की रक्षा करें। नंबर 8, वेटिकन में समारोहों के दौरान पोप को उनके सफेद कासोक से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसे आमतौर पर सफेद सैश और छोटी सफेद जुकेटो टोपी के साथ पहना जाता है। सफेद वस्त्र उनके कैथोलिक चर्च के प्रमुख के रूप में उनके पद का स्पष्ट प्रतीक है। कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले वेटिकन दर्जी अलग अलग आकारों में सफेद कासोक्स तैयार करता है। नया पोप चुने जाने पर उसे सिस्टीन चैपल के पास रूम ऑफ टीयर्स नामक छोटे कमरे में ले जाया जाता है। पहली बार वो सफेद कासोक पहनता है, फिर सेंट पीटर स्क्वायर में लोगों के सामने आता है। वह कॉन्क्लेव में लाल कपड़े पहने एक कार्डिनल के रूप में जाता है, लेकिन नए पोप के रूप में सफेद कपड़े पहनकर बाहर आता है। कपड़े बदलने की साधारण प्रक्रिया से सबको दिखता है कि चर्च को नया नेता मिला है। नंबर 7, शेफ की सुरक्षात्मक सफेद जैकेट। पारंपरिक शेफ जैकेट का लगभग हर हिस्सा व्यावहारिक उपयोग के लिए होता है। यह सफेद रंग की होती है क्योंकि इस पर गंदगी आसानी से दिखाई देती है। यह रसोई में जरूरी है जहां सफाई रखनी होती है। जैकेट डबल ब्रेस्टेड भी होती है। जब सामने का हिस्सा गंदा हो जाए तो आप साफ साइड वाले पैनल को ऊपर की तरफ कर सकते हैं। मोटा कपड़ा भी गर्मी, भाप और गर्म तरल पदार्थों से अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मदद करता है। पारंपरिक रूप से गांठदार कपड़े के बटन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुछ धातु या प्लास्टिक के बटन की तरह आसानी से पिघलता या गर्म नहीं होता। अगर जैकेट पर गर्म तेल या पानी गिर जाए तो इसे जल्दी से खोला भी जा सकता है। शेफ जैकेट सिर्फ प्रोफेशनल लुक के लिए नहीं होती, इसे सफाई, सुरक्षा और गर्म व व्यस्त रसोई में तेजी से काम करने के लिए बनाया गया है। नंबर 6, ब्रिटेन की पारंपरिक कोर्ट विग। इंग्लैंड और वेल्स की कुछ अदालतों में जज और बैरिस्टर अब भी सफेद विग पहनते हैं, खासकर आपराधिक मामलों में। यह परंपरा 17वीं सदी में शुरू हुई थी, जब अमीर और पेशेवर लोगों में विग पहनना फैशन था। बाद में यह फैशन भी खत्म हो गया, लेकिन ये कानूनी पेशे में अधिकार, अनुभव और अदालत की निष्पक्षता के प्रतीक के रूप में बना रहा। कानूनी विग सामान्यतः घोड़े के बाल से बनती है और हाथ से आकार ली जाती है। सामान्य अदालत की सुनवाइयों के लिए छोटी और औपचारिक आयोजनों के लिए लंबी विग पहनी जाती है, लेकिन अब इसे हर मामले में नहीं पहना जाता। कई सिविल और पारिवारिक सुनवाइयों में जज अब विग नहीं पहनते। हालांकि इसका उपयोग कम हुआ है, ये अभी भी ब्रिटिश अदालतों की सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। नंबर 5, एयरलाइन कैप्टन की 4 पट्टियां। एयरलाइन पायलट को उसकी डार्क जैकेट, सफेद शर्ट, टाइट कैप और कंधे या आस्तीन की पट्टियों से पहचाना जाता है। यह डिजाइन 20वीं सदी में लोकप्रिय हुआ और नौसेना अधिकारियों की वर्दी से प्रेरित था। इसका मकसद फ्लाइट क्रू को पेशेवर और आसानी से पहचानने योग्य बनाना था। अधिकांश एयरलाइनों में कैप्टन की 4 और फर्स्ट ऑफिसर की 3 पट्टियां होती हैं, लेकिन ये हर एयरलाइन में अलग हो सकता है। यह पायलट की क्षमता को नहीं बढ़ाता, लेकिन यह दिखाने में मदद करता है कि कॉकपिट में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसके पास है, और ये यात्रियों को भी भरोसा देता है। हवाई जहाज के चलने से पहले ही यूनिफॉर्म दिखा देती है कि फ्लाइट की जिम्मेदारी प्रशिक्षित क्रू के पास है। नंबर 4, बहुत ही स्पष्ट दिखने वाली जेल की यूनिफॉर्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी कैदी नारंगी कपड़े नहीं पहनते। कुछ जेलों में खाकी, हरे, नीले, सफेद या धारीदार यूनिफॉर्म भी पहनाई जाती हैं। नारंगी रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से दिख जाता है और ज्यादातर जगहों पर छुपाना मुश्किल होता है। जब कोई कैदी भाग जाता है तो गार्ड्स और आम जनता के लिए उसे पहचानना आसान हो जाता है। एक जैसी यूनिफॉर्म से ये भी जल्दी पता चल जाता है कि कौन कैदी है और वह किस सुरक्षा समूह से संबंधित है। कुछ जेलों में कैदी की श्रेणी या जेल हिस्से के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन फिल्मों और टेलीविजन शो की वजह से ऑरेंज जंपसूट अमेरिका में कैदियों की सबसे पहचानी जाने वाली छवि बन गई है। यह सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं है, इसका इस्तेमाल पहचान, सुरक्षा और जेल के अंदर बाहर कैदियों को जल्दी पहचानने के लिए किया जाता है। नंबर 3, मैटाडोर का सूट ऑफ लाइट्स। मैटाडोर की रंगीन यूनिफॉर्म को त्राजे दे लूसेस या सूट ऑफ लाइट्स कहा जाता है। इसमें मेटालिक धागे, सिक्विन और मोतियों की कढ़ाई होती है जो रोशनी पड़ने पर चमकते हैं। यह हाथ से बनाया जाता है और मैटाडोर के शरीर पर बिल्कुल फिट बैठता है। यूनिफॉर्म भारी और तंग होती है, इसलिए इसे पहनने में कोई मदद करता है। सख्त जैकेट एरिना में शरीर को सीधा रखने में भी मदद करता है।
ये कपड़े और डिजाइन पर निर्भर कर कई हजार डॉलर की हो सकती है, लेकिन इसे मैटाडोर को सांड के सींगों से बचाने के लिए नहीं बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बुलफाइट को और भी भव्य और आकर्षक बनाना है। नंबर 2, टावर ऑफ लंदन के येओमैन वार्डर्स, जिन्हें बीफ फीटर्स के नाम से जाना जाता है, टावर ऑफ लंदन के औपचारिक गार्ड हैं। ये अभिनेता नहीं हैं। वे ब्रिटिश सशस्त्र बलों के पूर्व वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनकी सैन्य सेवा लंबी और रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वे अपने परिवार के साथ टावर के अंदर ही रहते हैं। वे ऐतिहासिक स्थल की निगरानी करते हैं, टूर कराते हैं और क्राउन जूल्स की सुरक्षा में मदद करते हैं। ड्यूटी पर उनके पास गहरे नीले और लाल रंग की दिन की वर्दी है, जबकि शाही आयोजनों में वे शानदार स्कारलेट और सुनहरी वर्दी पहनते हैं। वे सेरेमनी ऑफ द कीज में भी शामिल होते हैं, जो टावर के गेट औपचारिक रूप से बंद करके उन पर ताला लगाने की 700 साल से चली आ रही रात की रस्म है। बी फाइटर उपनाम कहां से आया, ये साफ नहीं है। एक प्रचलित व्याख्या के अनुसार सबसे आम व्याख्या है कि उन्हें कभी शाही मेज से मांस खाने को मिलता था। नंबर 1 है फॉर्मूला 1 का फायर रेसिस्टेंट रेस सूट। फॉर्मूला 1 ड्राइवर का रेसिंग सूट ऐसा होता है कि कार में आग लगने पर उसे भागने का समय मिल जाए। ये नोमिक्स जैसी फायर रेसिस्टेंट सामग्री की कई परतों से बना होता है। ये आसानी से नहीं जलता, ना ही पिघलता या त्वचा से चिपकता है। सिर्फ सूट ही फायर रेसिस्टेंट नहीं होता, इसमें अंडरवियर, बालाक्लावा, दस्ताने, मोजे, बूट्स होते हैं, ताकि ड्राइवर पूरी तरह ढका रहे। हर सूट कस्टम मेड होता है। फिटिंग ऐसी हो कि ड्राइवर आसानी से हिल सके और इमरजेंसी में जल्दी कॉकपिट से बाहर निकल सके। FIA सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत कपड़े, सिलाई और अन्य हिस्सों की कड़ी जांच होती है, ताकि वे तेज आग और गर्मी सह सकें। ये ड्राइवर को ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रखेगा, लेकिन कुछ सेकंड उसे सीट बेल्ट खोलने, कार से निकलने और आग से दूर जाने का मौका देंगे। पॉय